यस, तो अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6A डिडक्शंस वाला। इसमें बोला गया हुआ है कि 6A की जो डिडक्शन है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए जीटीए की इनकम से। और जो कुछ कुछ में जो 6A नॉट अवेलेबल रहेगा, पर स्पेशल रेट्स, ठीक है, इनकम विच आर चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, 80 सीट से जीजीसी तक क्या होता है कि जो पेमेंट हम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें मिलेगा। और जो टीटीए, टीटीबी, आईए, आरआरबी में जितने भी रहेंगे, तो उसमें पहले इनकम में ऐड होगा, या जैसे कि सेविंग में इनकम में ऐड होगा, फिर जीटीआई से माइनस होगा, ठीक है। अभी जैसे कि एटीसी पढ़ते हैं हम, एटीसी में पहले इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसके बाद 1.5 लाख तक का ही एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि जो एटीसी में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पेरेंट्स के लिए नहीं रहता है, डिपेंडेंट्स जो भी रहेगा इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और एचयूएफ में कोई भी फैमिली मेम्बर, और पीपीएफ में भी पेरेंट्स का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो खुद का ही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 12 के पहले ली हुई है, 12/13 के बाद, तो क्या हो जाएगा, लोअर ऑफ प्रीमियम पेड और 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज़ लोअर, प्रीमियम पेड और 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि बाद में अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो 15% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। सिंपल सी बात है। तो 1 अप्रैल 2012-13 याद रख 2012-13 याद रखना, 1 अप्रैल 2012 के पहले, 1 अप्रैल 2012-13, एंड देन 13 के बाद प्रीमियम अमाउंट और 20%, यहाँ पर 10%, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट बोले गए हुए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि कौन कौन से कवर्ड है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अलाउड रहता है। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन इंटरेस्ट देयर ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, लेकिन कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कंस्ट्रक्शन इसी साल कंप्लीट होगा तो अलाउड है। लोन टेकन, अगर पेमेंट करते हैं, लोन टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड लोन टेकन फ्रॉम फैमिली नहीं, गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर, केपीएमजी या फिर कंपनी से ले रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड बैंक, अगर फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है 5 साल के से ज़्यादा, तो 5 साल से कम होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया नॉट इंक्लूडेड, अगर बाहर कोचिंग फीस बाहर है तो अलाउड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। डोनेशन वगैरह इंक्लूड नहीं है। डिपॉजिट इन नाबार्ड, डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पेड फॉर परचेस ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी, ये भी अलाउड रहता है। इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, याद रखना यहाँ पे पेंशन फंड ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू टू टायर टू अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पेंशन फंड, और पेंशन फंड ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और एन्युटी प्लान सेम है टू एलआईसी और अदर कंपनी, ठीक है। तो इसमें कितने तक का मिलेगा, 1.5 लाख तक का मिलेगा, ठीक है। ये भी इसी में आ सकता था। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, इट इज सीसीडी, सीसीडी याद रखना, कैफे कॉफी डे, क्या बोलता है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अटल पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो डिडक्शन कब मिलेगी, इंडिविजुअल को, ये सब हमें इंडिविजुअल को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कब मिलेगी, अगर सैलरीड एम्प्लॉई या अदर इंडिविजुअल है। सैलरीड एम्प्लॉई है तो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। एंड देन अगर अदर एम्प्लॉई है तो जी टी है 20% ऑफ जी टी है विच एवर इज लोअर, सिंपल। एंड देन CCD1B क्या बोलता है, पेंशन याद रखना, हाँ, CCD1B क्या बोलता है कि जो बैलेंस कंट्रीब्यूशन है CCD1, ठीक है। तो इसमें ये बोलता है कि जो बैलेंस कंट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे 50,000 तक यहाँ पे अलाउड, ठीक है। CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर करता है वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, तो गवर्नमेंट के 14% विच एवर इज लोअर। इसमें क्या आ जाएगा, सैलरी में बेसिक प्लस DA इफ आएगा। और अगर टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अगर डेथ है तो फुल, और अदर है तो 60% एग्जाम, 40% टैक्सेबल, ठीक है। CCE क्या बोलता है कि जो CCD1 2 नहीं, एम्प्लॉयर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो CCD1 तक जितना भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ तक, CCD1 50,000 वाला तक, ये 1.5 लाख तक की लिमिट है उसकी, ठीक है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 1B और 2
जो 1B है इसकी और 2 इसकी अलग लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद CCH क्या बोलता है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए है। अमाउंट डिवाइड बाय इंडिविजुअल इन जो भी है, एंड कॉर्पस मेड बाय गवर्नमेंट, ये जितना भी है पूरा डिडक्शन इसको अलाउ हो जाएगा। एंड देन 80D, डी क्या बोलता है, मेडिकल हेल्थ केयर। इसमें बस अपने को ध्यान रखना है कि इसमें क्या था, डिपेंडेंट चाइल्ड होना चाहिए। पेरेंट डिपेंडेंट हो ना डिपेंडेंट हो वो चलता है। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारा पेरेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, अगर हम 60+ के लिए पेरेंट के लिए कर रहे हैं तो 50,000 की लिमिट लग जाती है। लेकिन अगर मान लो कि ये 50,000 की लिमिट लग जाती है, लेकिन अगर मान लो कि रेफिडेंट नहीं है वो NR, तो भी मिलेगी, लेकिन 25,000 की मिलेगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा समझ में, इंडिविजुअल एक्चुअली सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट वेदर डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो बोल दिया मैंने अभी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिडक्शन क्या बोलते हैं, देखो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कितना हो जाएगा। अगर हम किसके लिए कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, मेडिकल के लिए पे कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ एंड मेडिकल, ठीक है। कंट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खुद के लिए कर रहे हैं अदर देन कैश। और अगर इसमें क्रॉस चेक बियर चेक अलाउड है, ठीक है। एंड देन उसका कैश में अलाउड नहीं है। प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप बाय एनी मोड, कैश भी अलाउड है अप टू 5,000 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 25,000 और पेमेंट विचेवर इज लोअर, और 50,000 और पेमेंट विचेवर इज लोअर। अगर 60,000 के लिए ऊपर है, रेजिडेंट है तो रेफिडेंट होना ही चाहिए, रेफिडेंट नहीं हो तो ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन पेरेंट्स के लिए कितना हो जाएगा, अगर क्या बोल रहा है, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है, खुद के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर खुद 60+ है तो ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी सेम है, पेरेंट्स के लिए अलग से लिमिट मिली है 25,000 पेमेंट विचेवर इज लोअर। और एनी पर्सन रेजिडेंट नहीं है, रेफिडेंट है तो 50,000 पेमेंट विचेवर इज लोअर। प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप के अलग से है। कैश 5,000 के ऊपर अलग से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग हेल्थ चेक इसी के अंदर आएगा, ठीक है। और इफ पर्सन 60 ईयर और मोर प्लस मेडिकल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। एंड देन क्या बोल रहा है कि जो भी प्रीमियम पेड अगर एक इकट्ठा पे कर दिया है तो जो भी एनुअली है वो सिंपल से पे एनुअली करेंगे आप। अगर 60 साल से ज़्यादा है तो जो भी खर्चे कर रहे हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी खर्चे कर रहे हैं वो भी अलाउड है, ठीक है। 80DD मतलब क्या बोलता है कि अगर हमने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए मेंटेनेंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है तो, ठीक है, इसमें रेजिडेंट अलाउड है, नॉन रेजिडेंट अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, डिपेंडेंट इंडिविजुअल ब्रदर खुद बीवी खुद के लिए नहीं करता है, स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स हु वर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। HUF असेसियल इनकम एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस सच खर्चा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अमाउंट रिडक्शन कितना मिलेगा, फ्लैट मिलेगा 75,000 और 1,25,000 रुपये अगर 80% से ज़्यादा है तो, ठीक है, फ्लैट मिलेगा। 1 रुपये का भी खर्चा किया तो पूरा मिलेगा। 80U यानी खुद का, 80U यानी खुद के लिए खर्चा कर रहे हैं तो 80U मिलेगा 75,000 1,25,000 सिंपल। वहाँ सेम यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 80D DD और DDB में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ जाएगा। यहाँ पर डिपेंडेंट रिलेटिव है, इसमें क्या है, पेरेंट्स नहीं हैं। डी में याद रखना, ठीक है, डी में पेरेंट डिपेंडेंट हो जाना वो चलता है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट कवर्ड है, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो 25,000 की लिमिट लगेगी जो मैंने बता चुका है, ठीक है। रेजिडेंट कब लगेगा, ये सब में रेजिडेंट लगता है। और 80C से 80GGC तक जो 80G है उसमें कोई भी अलाउड है, GGB में इंडियन कंपनी, 80GGC में अदर कंपनी, बाकी सब में इंडिविजुअल है, ठीक है। और 80 यहाँ पे क्या बोलते हैं, अदर देन कैश में क्या बोलते हैं, 80DGG इसमें क्या जाता है, अदर देन कैश अलाउड है। बीएलएचडी क्रॉस चेक अलाउड है। JJAA में कैश DD अलाउड नहीं है। PGPP में कैश जो हम पढ़ते थे वो अलाउड, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंसेशनल टैक्स रेट में ये जो ये है ये BAA BAB BAD BAE और BAC, इसमें JJAA और 80M इसमें यही 2 मिलेगी, बाकी सब डिसअलाउड हो जाएगी। और इसमें 80 CCD CCD2 एंड देन 80 CCD2 JJAA ये अलाउड होगी, बाकी सब डिडक्शंस हट जाएगी, ठीक है। अब DDB पढ़ते हैं। DDB भी पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि डिडक्शन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़ है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज है, दिल धड़कन बीमारी है। अगर इसकी बीमारी कुछ है, खुद के लिए स्पाउस के लिए सबके लिए कर रहे हैं तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है और 40,000 या 1 लाख पर सीनियर सिटीजन या और उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कर दो, उसको माइनस कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है। DDB डिडक्शन इंस्पेक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़, कोई स्पेसिफिक डिसीज़ है तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे रह जाएगा डिपेंडेंट रिलेटिव। और अगर स्पेसिफाइड डिसीज़ है दिल धड़कन वाली बहुत स्पेसिफिक डिसीज, कैंसर है, ये है वो है, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। 40,000 1 लाख या फिर ट्रीटमेंट विचएवर इज लो और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड 80E क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड लोन फॉर हायर एजुकेशन, तो उस हिसाब से हो जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, EE
ये इंटरेस्ट पेड फॉर हायर एजुकेशन 12th के बाद जितने भी होंगे हायर एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 8 साल के लिए जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अलाउड जाएगा। EEA इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो परचेस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो 2 लाख तक का वहाँ तो हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा, और जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ मिल जाएगा कितना, 1.5 लाख तक का इंडिविजुअल होना है। जो लोन होना चाहिए वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFC से लोन लेने का नहीं, ठीक है, इसमें, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख से नीचे होना चाहिए, और नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस, करीब होना चाहिए, और सैंक्शन 9 से 19 से 22, इसलिए क्या जाएगा, यूजलेस है। 19 से 22 तक का अगर होगा तो ही होगा, ठीक है। एंड देन EEV इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बोला कि 19 से 23, एक जगह 19 से 2023 तक के 1.5 लाख तक का अलाउड था, ठीक है। अगर इंटरेस्ट इसमें NBFC भी अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 19 से 23, 19 से 22, 19 से 22, 19 से 23 याद रखना, ठीक है। एंड देन ATG डोनेशन, डोनेशन का इसमें 100% अलाउड होता है, 50%, 50% डिडक्शन अप टू स्पेसिफिक लिमिट, और ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, हाँ, 50% कितना हो जाएगा, PM ड्रॉट रिलीफ फंड A, कैटेगरी B यानी PM केयर, PM फंड, CM फंड, नेशनल फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा, 100% अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अभी C क्या बोलता है, इसमें क्या है, 50% डिडक्शन विथ लिमिट, ठीक है, विथ लिमिट है, ठीक है। तो कौन कौन सा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट लिस्टेड में है, रिनोवेशन फॉर टेम्पल, प्रमोशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी की, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी HDA, ठीक है। तो 50% अलाउ हो जाएगा, और फैमिली प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग और कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये स्पेसिफिक लिमिट तक होगा। देखो यहाँ पे बताया हुआ कैसे हमें लेना है कि जो लिमिट अप टू लिमिट तक कैसे, देखो जो भी जैसे टोटल इनकम आएगा, ये जब निकाले डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी ATI आएगा उसका 10%, और जो 50% और 100% है COD वाला, उन सबको टोटल लेने का 30 और 50 80 हो गया, 50 और 30 80, और 6 लाख 10%, 80 और 60 बचे बड़े लोअर 60,000 रुपये। 60,000 में से पहले D वाला 100% वाला माइनस कर देने का, तो कितना हो जाएगा, 60,000 माइनस 50,000, तो 50,000 का पूरा मिल जाएगा, और बचा 10,000 का 50%, 5,000, तो कितना हो जाएगा, 50,000 और 5,000 55,000 का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हम रेंट पे करते हैं, तो जैसे कोई काम करें 5,000 पर मंथ, 20% ऑफ ATI, और रेंट पे स्पेंड 10%, ये किसी इंडिविजुअल का जाएगा, ठीक है, ये काम का नहीं है। ATGGA क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए पे करते हैं, तो ऑल पर्सन हु डू नॉट हैव PGBP इनकम 100% डोनेशन, और ये जाएगा। GGB इंपॉर्टेंट है, इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंपनी करती है, तो यहाँ पे मिलेगा इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर BJP, कोई कंपनी BJP या फिर कोई ट्रस्ट को पे करती है, तो उसको मिलेगा 100% मिलेगा, लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए। और एक्सपेंडिचर बाय इंडियन कंपनी बाय एडवर्टाइजमेंट इन सोवरन, ये सोवेनियर ब्रोशे, ये सब एलिजिबल नहीं है, सॉरी, इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन, क्योंकि वहाँ पे एलिजिबल नहीं था, कैश अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद GGC, क्योंकि वो जो PGP में पंप पड़े थे उसमें ये ब्रोशर अलाउड नहीं था मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पर अलाउड है, ठीक है। और BI क्रॉस चेक अलाउड है यहाँ पे। GGC क्या बोलता है, अदर पर्सन, अदर कोई हम इंडियन कंपनी करती है, या फिर यहाँ पे कोई अदर पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को करती है, तो कितना हो जाएगा, ये सेम ऐसे ही है, पेड इन कैश, 100% डोनेशन, कैश नहीं होना चाहिए, और ब्रोशर इज़ नॉट एलिजिबल, खर्चा डूब गया, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट सोवेनियर ये है, क्या है, इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अभी हम आते हैं इनकम बेस्ड, ठीक है। तो क्या होता है कि ADTTA मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, तो इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, और बाद में जो भी मिला है और 10,000 विचेवर इस लोअर में क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलना चाहिए, जैसे कि 40,000 से स्पेसिफिक पहले 3.5 का मिल चुका है, उसके बाद 10,000 मिलेगा तो बच्चे वो पे टैक्स लग जाएगा, डिडक्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद TTB क्या बोलता है कि रिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट ऑन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 60 साल से ज़्यादा है, तो क्या जाएगा, सेविंग भी है, FD भी है, यहाँ पे सिर्फ सेविंग अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे FD भी है, और 50,000 बचे पर लो, और ठीक है, और इसे हम इससे मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमने आज पढ़े, इसमें क्या बोल रहा है कि IA इनकम बेस्ड डिडक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम 80, क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ डिडक्शन एलिजिबल, एप्लीकेबिलिटी क्या होता है कि एलिजिबल बिजनेस कमेंस्ड बिफोर 1 अप्रैल 2017, इसलिए क्या है, ये सब डूब चुका है, सनसेट हो चुका है। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना, 100% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस ऑफ 10 ईयर, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे कि अगर एलिजिबल बिजनेस है और एक नॉन एलिजिबल बिजनेस है, ठीक है। तो ATIA में क्या बोलता है कि देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बिजनेस है, एसिड बिजनेस है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था, तो इसका ऐसा है कि, एक मिनट,
इसमें एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि एलिजिबल बिजनेस है, नॉन नॉन एलिजिबल बिजनेस है। एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन 120 है का 20 का बच गया डेप्रिसिएशन ना, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर लिया है कि नेक्स्ट जो नॉन एलिजिबल बिजनेस इसका सेट ऑफ मार दिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये क्या मिलता है कि 100% प्रॉफिट का क्या मिलता है कि डिडक्शन अलाउ मिल जाता है, ठीक है। 100% प्रॉफिट का डिडक्शन अलाउ हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर 100 लाख का प्रॉफिट हुआ तो तुम क्या बोलोगे, पूरा बढ़ दो, लेकिन नहीं, वो बोले तुमने पिछले साल 20 का ले लिए थे ना, 20 माइनस करके 80 का एलिजिबल होगा, ठीक है, 100 का एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। 100% जो प्रॉफिट है एलिजिबल का वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एलिजिबल इज टू बी कैलकुलेट सेपरेटली, क्योंकि उसका अलाउड होता है, ठीक है। ये लॉस फ्रॉम अनदर रेवेन्यू इसका मैंने एग्जांपल लेके बता दिया है। और इफ रिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10A 3AD, क्योंकि 35AD में पहले अगर ले चुके तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या है केस लॉ का है कि अगर प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस एक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट पावर इंश्योरेंस, ठीक है, TIP ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस पावर सब्सिडी है, PGBP इनकम में, तो ये अलाउड है। लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक इंपोर्ट एंड में और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अलाउड नहीं है, इसको क्या कर देने का, हटा देने का, ठीक है, अगर इसमें लिखा होगा तो, ठीक है। इंक्रीज इन एलिजिबल बिजनेस अगर इंक्रीज होती है 50 लाख से 55 लाख हो जाती है, अगर एसएससी ऑफिसर ने बढ़ा दिया इनकम, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है एलिजिबल बिजनेस का उसको भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसफर करते तो वो अलाउ होगा, ठीक है। एंड देन 80IAC एलिजिबल फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, मोदी जी ने लाया था। तो एलिजिबल स्टार्टअप के ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 से अगर ज़्यादा है, जो भी कंपनी या LLP है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म अलाउड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए और डिडक्शन इज क्लेम्ड, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। 100% प्रॉफिट अलाउ हो जाएगा कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आउट ऑफ 10 ईयर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इट स्टार्टअप, ठीक है। ये भी 2020, 21 से 29 थी, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है पहले तो लॉस में होता है, लेकिन जो आखिरी में जो प्रॉफिट रहेगा उस हिसाब से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आप उसको ले सकते हो, ठीक है। और रिलेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेवलपिंग एंड बिजनेस हाउसिंग प्रोजेक्ट, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इफ प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर 16 से 22, इसलिए डूब चुका है। अगर ये हो जाता है, इफ़ कंप्लीट विद इन 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल हो जाता है, तो क्या जाएगा, तो जो भी खर्चा किया है हमने 100% प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस अलाउड है कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हम नया एम्प्लॉय हायर करते हैं, कोई भी नया एम्प्लॉय हम हायर करते हैं तो उस पर हमको मिलता है, कोई भी SSC है एंगेज इन बिजनेस एंड टू होम 44AB अप्लाइज, ठीक है, एंड 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्या बोलता है कि 30% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, जो भी टोटल सैलरी है प्लस पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये 30% एडिशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मिलता ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे एडिशनल मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद बस कंडीशन ये है कि इनके साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस कम मिलना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इंक्रीज होना, ऐसा नहीं कि बढ़ गए कम कर दिए या फिर बढ़ गए फिर कम कर दिए, तो ये 15 पे, यहाँ पे 5 पे एडिशन मिलेगा, यहाँ पे कोई एडिशन हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। एंड देन सैलरी पेड बाय अकाउंट पे, DD चेक, कैश, बीरर चेक, क्रॉस चेक अलाउड नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे बराबर सैलरी पे होना चाहिए। और कुछ कंडीशन ऐसी कि 25,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए, पार्टिसिपेट RPF में पार्ट नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉय टू फॉर्म एंड्राई कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय गवर्नमेंट अंडर एम्प्लॉय पेंशन होना चाहिए, एम्प्लॉयड फॉर लेस दैन 240 डेज नहीं होना चाहिए, और 150 डेज इन केस ऑफ अप्रैल फुटवेयर लेदर में 150 डेज से कम के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब इतने दिन से ज़्यादा काम करने का होना चाहिए, 240 डेज 150 डेज अप्रैल फुटवेयर लेदर, ठीक है। ATM भी इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो जितना मिल रहा है और जितना पे कर रही है वो, ठीक है। डिविडेंड रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट विच एवर इज़ लोअर, अगर कुछ मिल ही नहीं रहा तो ज़ीरो, ठीक है, तो उतना रिडक्शन ही उतना ही उसको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये कंपनी है, इसका ये ABC इस कंपनी का शेयर होल्डर है, इसको डिविडेंड 5 लाख रुपए का मिला और इसने जितना 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो 5 लाख और 4 लाख विच एवर इज़ लोअर, 4 लाख का ही इसको रिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है। और ATM, ठीक है। QQB क्या बोलता है, अगर कंपनी को रॉयल्टी इनकम हो रही है फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक्स एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर कुछ और मैगजीन न्यूज़लेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर सिंपल लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर से रॉयल्टी इनकम हो रही है, तो जो भी रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवर इज़ लोअर, ठीक है, तो जो भी इनकम नेट में हो रही है वो, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ में, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय द RBI, ठीक है। और RRB मतलब रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट्स, जो पेटेंट से रॉयल्टी इनकम हो रही है, यहाँ पे रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ये आर्टिस्टिक्स लिटरेरी साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे क्या बोलती है, फ्रॉम पेटेंट, स्पेसिफिक पेटेंट्स के लिए बोला गया हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है कि रॉयल्टी इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर, ये क्या उसमें काम आएगा,
DTR में काम आएगा हमको, ठीक है। सेम वही कंडीशन बस ये है। ATP क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी, BGBP, कैपिटल गेन, आउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, GTI निकलता है, उसमें 80P का माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या बोलता है, 80P, पी पान वाला, ठीक है। तो ये जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस से हो रही है और अदर बिजनेस से हो रही है, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कौन कौन सी इनकम बताई गई, डिडक्शन 100% मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट मिलेगी, ठीक है। देखो प्रोवाइडेड क्रेडिट फैसिलिटी टू मेंबर, कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें से इंटरेस्ट इनकम, कॉटेज इंडस्ट्री है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन मेंबर, प्रोसेसिंग कर रहे हैं विदाउट एड पावर नहीं बना के कुछ गेहूँ वेहूँ बना रहे हैं, कलेक्टिव डिस्पोजेबल ऑफ लेबर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, तो 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख देंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो मैक्सिमम 1 लाख तक मिलेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक मिलेगा, कोई अदर, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 100% रिडक्शन मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन वेयर हाउस, ये भी गोडाउन में मिल जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल रहा है तो 100% लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो 100% रिडक्शन मिलेगा, लेकिन GTI 2,20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कोई काम का नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ और हाउस प्रॉपर्टी से अगर ज़्यादा हो रही है, 20,000 से ज़्यादा हो रही है तो ये मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो पता है गोडाउन और अगर इंटर कंपनी मिल रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडिशन अंडर 80P इज नॉट अलाउड टू कोऑपरेटिव अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर होना चाहिए, अगर कोऑपरेटिव बैंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, सिर्फ गांव के बैंक है तो उनको अलाउड है, ठीक है। अगर ताल्लुक में है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव उनका लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट खुद का है तो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक अलाउड है, ठीक है। कोई काम का नहीं है। 80PA क्या बोल रहा है कि यूनिट 80PA बोल रहा है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और प्रोड्यूसर कंपनी, कोई प्रोड्यूसर कंपनी है तो अगर लेस 100 करोड़ है तो 100% प्रॉफिट हो जाएगा, और ग्रोन बाय मेंबर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। अभी ये आता है एसिड क्या बोलता है, अगर कोई कंपनी है 10AA, 10 वो नहीं है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पशन नहीं है, 10AA एसिड के लिए अलग से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन करते हैं, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करते हैं एसिड में करते हैं, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, तो पहले 5 साल 100%, नेक्स्ट 5 ईयर 50%, उसके नेक्स्ट 5 ईयर जो भी अमाउंट रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। तो उसका मिलेगा हमको, ठीक है। और कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, तो जो भी PGBP से एसिड की इनकम हो रही है, जो भी एसिड का है PGBP उसकी इनकम हो रही है एज पर इनकम टैक्स, उसके बाद टोटल प्रॉफिट ऑफ एसिड यूनिट, जो भी एसिड यूनिट का टोटल प्रॉफिट, और एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखो एक है यूनिट 1, यूनिट 2, एक है एसिड में, एक है नॉर्मल में। नॉर्मल वाले को हटा ही देने का, टोटल एसिड को देख रहे हैं हम, ठीक है, एसिड का ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि हमको ध्यान रखना है। देखो क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट्स प्रॉफिट क्या होना चाहिए कि जो भी है उसका रियलाइज्ड जो प्रॉफिट है वो 3-6 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। और जो इर्रिकवरेबल बैड डेट्स है उसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारा टर्नओवर है फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर है, उसमें फ्रेट CIF क्या बोलता है, चार्जेस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस फ्रेट, इसे करना है, इसे हम एक्सक्लूड कर देना है। जैसे हमने जो भी सेल्स किया था उसमें जो चार्जेस किए उसको एक्सक्लूड करके 5.5 लेना है, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर एसिड प्लस डोमेस्टिक, जो भी एसिड है उसमें टोटल प्लस जो टोटल टर्नओवर है ना उसमें एसिड प्लस डोमेस्टिक का लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो टोटल PGBP की इनकम ले रहे हैं हम, ये जो इनकम ले रहे हैं इसमें बस ये चीज़ हटा देनी है हमें। क्या लेना है, ये जो भी कैश CD में प्रॉफिट मैंने कैश कंपनसेशन सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट, ये हमारी इनकम में ऐड हो गई होगी, तो इसे हम हटाना है, ठीक है। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, जो भी हमें क्या लिखा हुआ है, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो तो माइनस कर देंगे आफ्टर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मगर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उससे माइनस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ऑन साइड डेवलपमेंट, अगर आउटसाइड किसी अदर कंट्री में आके अगर डेवलपमेंट कर तो भी अलाउड है, अमलगमेशन कर रहे तो सामने वाली कंपनी को अलाउड है, डिडक्शन इज़ अलाउड ROI से पहले करना पड़ेगा, और 10AA 19-20 से पहले ये होना चाहिए, और 20-21 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कुछ काम का नहीं है, अप्रूवल 20 के पहले होना चाहिए, ठीक है। 31 19-20 होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऐसा लिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, कि एक कंपनी है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 बाहर है, एंड यूनिट 1 में क्या बोल रहा है कि PGBP की इनकम है, उसमें से ये 2 माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर है और डोमेस्टिक टर्नओवर है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर के बारे में बताया हुआ है कि 50 लाख, इसमें इंश्योरेंस फ्रेट इंक्लूडेड है, और
और एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स जो रिसीव्ड वाला है इसमें 30 लाख रुपए इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, देखो जो प्रॉफिट रहेगा वो उसमें से ये दो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 70 माइनस 6 माइनस 4 तो कितना जाएगा 60 लैक्स। एंड उसके बाद एक्सपोर्ट टर्नओवर है तो हम क्या लगते हैं, हम क्या लेते हैं एक्सपोर्ट डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसमें एक्सपोर्ट वाला माइनस कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस 50 लाख तो 3 माइनस 50 लाख कितना हो जाएगा 2.5। 3 माइनस क्या है वे, 3 माइनस, एक मिनट, देखो एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल, हम क्या लेते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट और ये विचेवर जो देखो कितना हुआ 8.5, एक्सपोर्ट किया 8.5 का 3 का, मगर जो रिसीव्ड हुआ है वो कितना 2.8 के रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम कितना लेंगे 3 और 2.8 विचेवर इज लोअर, तो 2.8 लेंगे। अब 2.8 में से 30 लैक्स रिसीव नहीं हुआ है तो 2.8 माइनस 30 2.5 और टोटल 8 माइनस 0.5 तो 7.5 ये हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 7.5 20 लैक्स का हमें मिल जाएगा, बराबर है, खत्म।